देश के 2 महानगरों में कुत्तों के आतंक के चलते एक बच्ची की जान चली गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली और मुंबई की ये दोनों तस्वीरें हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। पागल कुत्ते ने घर में घुसकर तीसरी मंजिल पर सो रही एक नन्ही सी बच्ची को काट खाया और फिर बुरी तरह नोच डाला। जब तक बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां ठाणे के मुंब्रा इलाके में कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि इलाके में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बुधवार को मुंब्रा इलाके के अमृत नगर में 9 साल के एक बच्चे पर 8 से 10 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके चलते बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। पागल कुत्ते ने घर में घुसकर तीसरी मंजिल पर सो रही एक नन्ही सी बच्ची को काट खाया, इसके चलते उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की नाराजगी दिल्ली एमसीडी से भी है, जिन्होंने कई बार आवारा कुत्तों की शिकायत की, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में आवारा कुत्ता एक बच्ची के लिए काल बन गया। ये दर्दनाक घटना गुरुवार रात की है, जब गली का आवारा कुत्ता तीसरी मंजिल पे बने घर में घुस गया और उसने 2 महीने की बच्ची को बुरी तरह से काट खाया और फिर बुरी तरह नोच डाला। जब तक बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्ची की मदर उसको सुलाया था, वो खाना बनाने के लिए बाहर कमरे से बाहर आई थी, बरामदे में खाना बना रही थी वो। उन्हें देखा कुत्ता ऊपर चढ़ के कमरे में सीधा घुस गया। वो उसने बच्चे को नोचा, तब उसकी माँ ने देखा तो हल्ला इतना मचाया, तब तो उसने बच्ची को पूरा नोच लिया। सबने डंडों से मारा उसको, लेकिन वो फिर वो पकड़ने झपट्टा मारने लगा इंसानों के ऊपर। फिर उसने फिर कई आदमी इंसानों को काट लिया पैर में। स्थानीय लोगों की नाराजगी दिल्ली एमसीडी से भी है, जिन्होंने कई बार आवारा कुत्तों की शिकायत की थी। और ये बताया जा रहा है कि काफी तादाद में यहाँ पर जो है कुत्ते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान हैं। कई लोगों को यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो अपना शिकार बना चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने खौफजदा हैं। दिल्ली में घटी ये घटना महज एक हादसा नहीं बल्कि एमसीडी की लापरवाही का नतीजा है, जिसके चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में एक 9 साल का मासूम शाहिद कुत्तों के कहर का शिकार बन गया। शाहिद स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद बुरी तरह जख्मी बच्चे को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को ठीक होने में पूरा 2 महीना लग जाएंगे। बच्चे के शरीर पर 50 से ज्यादा कुत्तों के काटने के निशान हैं। 9 साल का शाहिद बुधवार को रोजाना की तरह अपने स्कूल जाने के लिए निकला था। जैसे ही घर से थोड़ा सा आगे गया तो गली के मोड़ पर 10 से 12 कुत्तों का झुंड देखकर सहम गया। शाहिद तेज कदमों से चलने लगा ताकि किसी तरह उनसे बचकर निकल जाए, लेकिन कुत्ते पहले तो उस पर कुर्राए और फिर एकाएक सबने उस पर हमला बोल दिया। किसी ने शाहिद के दाईं तरफ के कान को बुरी तरह काटा तो किसी ने सर में दांत गाड़ कर लहूलुहान कर दिया। चेहरे के बाएं हिस्से को तो इस कदर नोच खाया कि पूरा गोश्त बाहर आ गया। भाई की चीखें सुनकर बहन बाहर आई और लोगों की मदद से किसी तरह शाहिद को खूनी कुत्तों के चुंगल से छुड़ाया। गोश्त गाल वाल का पूरा पलटी हो गया था, पूरे सर पे इतने टाके आए, गाल पे तो पूरा टाके आए, कितने टाके आए हम गिन नहीं सकते, और पूरे बदन को छलनी कर दिए हैं। शाहिद को पहले तो कलवा के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि जेजे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ा। दाएं कान की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और शरीर के उन हिस्सों में जहां प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जा सकती थी वहां स्टेनलेस स्टील के पिन लगाए गए। शाहिद का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उसे ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे। हमने पीडियाट्रिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन को मिला के ऑपरेशन किया है, और सब तरफ जो पिन होते पिन उसको लगाई है, और उधर इम्यूनोग्लोबुलिन बोल के होते हैं जो उनको शक्ति देते हैं ये कम करने के लिए, वो लोकली भी दिए हैं और सिस्टमिकली भी दे रहे हैं। 9 साल के मासूम शाहिद को जिस तरह से आवारा कुत्तों ने बुरी तरह काटकर घायल कर दिया, इस घटना को हम एक महज इत्तेफाक के तौर पे हुई घटना के तौर पर लें या फिर इस पर सबक लेते हुए यहाँ पर किसी पॉलिसी को डिजाइन करें, ये उन लोगों को तय करना है जो मुंबई को शंघाई बनाने का ख्वाब पाले बैठे हैं।
कैमरा पर्सन प्रफुल्ल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। डीयू और यूजीसी के बीच कई हफ्ते से चल रही नाक की लड़ाई में आखिरकार जीत यूजीसी की हुई है और डीयू प्रशासन झुकने को मजबूर हो गया है। डीयू ने 4 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही डीयू में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस जिन दिनों आमतौर पर एडमिशन और नए छात्रों के आने से बढ़ी चहल पहल के चलते गुलजार हुआ करता था, वहां बीते कई दिनों से कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इस पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि यूजीसी और डीयू के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। डीयू ने वापस लिया फैसला, 4 साल नहीं 3 साल का ग्रेजुएशन। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस रिलीज जारी करके इस कदम का ऐलान किया गया है और डीयू के रजिस्ट्रार ने इस बारे में सहमत पत्र यूजीसी सचिव को भेज दिया है। डीयू के वीसी दिनेश सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने 4 साल के कोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब एडमिशन 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में ही होंगे। यूजीसी के निर्देशों पर कोर्स को खत्म किया गया है। वीसी ने सभी कॉलेजों को दाखिले की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इससे पहले डीयू की ओर से एक आखिरी कोशिश भी हुई थी। डीयू ने यूजीसी को 4 साल के कोर्स में ही संशोधन करके प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 3 साल के ऑनर्स डिग्री का प्रस्ताव था, जबकि चौथे साल में वैकल्पिक रिसर्च प्रोग्राम था। लेकिन यूजीसी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद डीयू के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे। My appeal is this, that within the ambit of the law, this is the time for statesmanship which will lead to resolution. One should not sacrifice the interest of our students at the altar of prestige. दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 27 अप्रैल 2012 को 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसका डूटा ने विरोध किया। मामले का राजनीतिकरण भी हुआ और दिल्ली बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे वापस लेने का वादा किया। नई सरकार बनने के बाद 16 जून को यूजीसी ने डीयू को इस कोर्स पर दोबारा विचार करने को कहा, जिसके बाद डीयू और यूजीसी के बीच नाक की लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान काफी नाटकीय घटनाक्रम हुए। डीयू के वीसी दिनेश सिंह के इस्तीफे की खबरें भी आईं, लेकिन इन सब के बीच एडमिशन शुरू न होने से छात्रों का हंगामा भी चलता रहा। आखिरकार डीयू ने कदम वापस खींच लिए हैं और विवाद खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं विवाद खत्म होने पर सीपीआई ने वाइस चांसलर पर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने कहा कि अब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाना चाहिए। Total mess. How to get out of this mess? The point is, students complete 4-year course. Then when they go to postgraduate course, all universities have 2-year postgraduate course. What happens at that level? So there must have been some common approach. Delhi University Vice Chancellor hurried everything with his own understanding. Not convincing anybody, or whatever he said was not convincing to teaching community or students communities. निर्णय ही गलत था और जब यूजीसी ने स्पष्ट रूप से लिखा, उसके बाद 57 कॉलेजेस ने तुरंत उसको मान ली बात, तो इतना देर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेवजह से बच्चे जो एडमिशन प्रोसेस की वजह से उनको चिंताएं थी, जो बाहर से आए उनको चिंताएं थी, खिंच गया मामला। लेकिन अब जब हल हो गया है, हम चाहेंगे कि जो भी एडमिशन प्रोसेस हो फटाफट हो और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले वेबसाइट पर लिखा कि सेक्स एजुकेशन बैन होनी चाहिए, फिर सफाई दी और कहा कि वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि इस विषय में कोई वल्गैरिटी यानी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। पर सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को इस पर विषय पर जानकारी देने से आखिर क्यों कतराएं? अगर ये एजुकेशन जरूरी है तो फिर किस रूप में? साथ ही कि इस शिक्षा के ढांचे का फैसला किस आधार पर कैसे होना चाहिए? ये इंसान की नेचर का हिस्सा है कि जो चीज उससे छुपाई जाती है उसे जानने की जिज्ञासा उतनी ही ज्यादा होती है, और हमारे समाज में सेक्स भी वैसा ही शब्द है। 21वीं सदी है, पर सेक्स के बारे में बात करना असामाजिक माना जाता है, और अब सेक्स एजुकेशन को लेकर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान ने सबको सख्ते में डाल दिया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर्षवर्धन ने लिखा है कि सिलेबस में मूल्यों और भारत की संस्कृति के विषय में पढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद एक डॉक्टर हैं
और बावजूद इसके उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देश में सेक्स शब्द को बोलने से ही परहेज किया जाता है, अगर वहाँ स्कूलों में भी इस विषय पर बच्चों को सही बात नहीं बताई जाएगी तो बच्चों के मन में गलत धारणाएं पैदा होने से कैसे रोका जा सकेगा। सही जानकारी के अभाव में बच्चों के गुमराह होने की संभावना बढ़ जाती है। या यूं कहें कि अगर बच्चों को सही जानकारी सही माध्यम से ना दी जाए तो उनकी जिज्ञासा उन्हें गलत माध्यमों से जानकारी जुटाने की तरफ खींचती है, जो माध्यम इंटरनेट के जरिए लगभग सभी की पहुंच में है। साथ ही ये समझने की भी जरूरत है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्स के बारे में जानकारी देना ही नहीं होता है। इसके जरिए सीक्रेट बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में बच्चे जान सकते हैं। साथ ही अपने हाइजीन का बेहतर ढंग से ख्याल रख सकते हैं। इसके जरिए बच्चों को दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, जैसे किसी के देखने का नजरिया पहचानना, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सेक्स एजुकेशन के जरिए स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि कोई उनकी मासूमियत का फायदा ना उठाए। और अगर यौन संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है, तब ये भी खास तौर पर टीनेजर्स को ही सही राह दिखाने में भी कारगर होता है। सेक्स शब्द के साथ अछूत बर्ताव करने वाले इस समाज में अभी तक सिर्फ चुनिंदा स्कूलों में ही सेक्स एजुकेशन लागू है। वहाँ भी आमतौर पर छात्रों को पूरे तौर पर इस विषय को समझाया नहीं जाता है। वहीं अक्सर मामले सामने आते हैं जहाँ नाबालिग रेप जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, या फिर घर के ही लोग या रिश्तेदार छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। ऐसे में अगर बच्चियों और नाबालिगों को यौन शिक्षा दी जाए तो शायद कुछ बदलाव आए। हाँ, यौन शिक्षा किस उम्र के छात्र को किस हद तक दी जाती है, ये तय करना जरूरी है, लेकिन इसकी अहमियत को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो कामसूत्र नाम का मशहूर ग्रंथ भी हमारी ही संस्कृति से निकला है। खजुराहो की प्रणय मूर्तियां भी हमारी ही संस्कृति का हिस्सा हैं, जो बताती हैं कि सेक्स एजुकेशन या उससे जुड़ी बातें हमारी संस्कृति के लिए भी कभी वर्जित नहीं रही। बस जरूरत उसे सही तरीके से, सही वक्त पर, सही नजरिए के साथ पेश करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के मुख्य रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स की कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। आग शाम करीब 5 बजे लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये बिल्डिंग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद स्टेशन से दोबारा ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मानसून की सुस्त चाल के चलते महाराष्ट्र में पानी की किल्लत का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने 20 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक आपात बैठक की और हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुंबई की झीलों में केवल 7% पानी बचा है, जिससे सिर्फ 36 दिन तक ही मुंबई की प्यास बुझाई जा सकती है। अब तक मुंबई में केवल 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बीएमसी को पानी की कटौती का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे हालात में अगर मानसून ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो मुंबई में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। मानसून डिले हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पानी का बहुत शॉर्टेज हो सकता है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र में शुरू में थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना कम है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून आ गया है, लेकिन जैसा देखा गया कि शुरुआत का जो स्पेल है काफी वीक रहा है। शुरू में थोड़ी सी बारिश हुई थी, खासकर दक्षिण कोंकण, गोवा वगैरह में बारिश हुई थी, मराठवाड़ा के कुछ इलाके में बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मानसून सक्रिय नहीं है। वजह यह है कि जो वेदर सिस्टम्स जिसके वजह से बारिश आती है, मानसून में जो बारिश आती है, वो वेदर सिस्टम्स अभी बने नहीं हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो मैस्क्रीन हाई है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, उसका पोजीशन थोड़ा अनफेवरेबल है। तो जब तक कि ऐसे कोई वेदर सिस्टम्स ना बने तब तक मानसून का रिवाइव होना मुश्किल है। और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस बार कमजोर मानसून के चलते पानी का संकट पैदा होने की आशंका है। मुंबई की प्यास बुझाने वाली झीलों में अब महज 1 महीने तक सप्लाई के लायक पानी बचा है और राज्य के बांध भी सूख रहे हैं।
ऐसे में अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सूखे का संकट पैदा हो सकता है। मुंबई पर मंडराता जल संकट का खतरा। बारिश की कमी से झीलों में जल स्तर बेहद कम। राज्य के बाकी हिस्सों में भी सूखने लगे हैं बांध। सिंचाई और पीने के पानी के गंभीर संकट की आशंका। मानसून की बेरुखी से इस बार मुंबई पर पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है। मुंबई की झीलों में महज 7% पानी ही बचा है, जिससे 36 दिनों तक ही पानी की सप्लाई हो सकती है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झील अपर पैतरना में 1,47,468 MLD पानी ही बचा है। पिछले साल जहां जून महीने में 700 मिलीमीटर बारिश हुई थी, वहीं इस साल महज 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर जल्दी ही मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो 10 से 20% तक की पानी की कटौती करनी पड़ सकती है। मुंबई में मानसून डिले हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पानी का बहुत शॉर्टेज हो सकता है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये तो बहुत चिंता की बात है। सूबे के मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में तो अभी से ही पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। बारिश की कमी के चलते फसल चौपट हो चुकी है। महाराष्ट्र के बांधों में 20% पानी ही बचा है और सूखे की आशंका मंडराने लगी है। नागपुर इलाके में पानी सप्लाई करने वाले बांध में 46% पानी बचा है। मराठवाड़ा के बांध में 20%, नासिक इलाके में 14% और पुणे को पानी देने वाले बांध में महज 14% ही पानी बचा है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक मानसून तेज हो जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि जल संकट से निपटने की तैयारी अभी से शुरू की जानी चाहिए। बारिश गिरना जरूरी है। बारिश यदि नहीं गिरा तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए और हमारे जो यूज है पानी के उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आसमान में बादल तो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन बरसात की बूंदें जमीन को तर नहीं कर रही हैं। हालात ये हैं कि भरी बरसात में किसान के खेत सूख रहे हैं और पीने के पानी का संकट खड़ा हो रहा है। लोगों की जुबान पर जल ही जीवन का मंत्र है और अब लोग बरखा रानी के घुमड़ कर बरसने की आस लगाए बैठे हैं। ऐसा ना बाज़ मीडिया, मुंबई।